Hello, good morning to all of you. I am here for the class Atoms and Molecules for class 9. शुभ प्रभात आप लोगों को। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंटेंट्स अवेलेबल इन दिस चैप्टर, how we can rememberize all the facts, how we can establish the concept in our mind, etc. and etc. So for that, because chemistry is a kind which comes in a boring subject, so definitely we have to make the concept, we have to build the concept for this chapter. So in my today's session, first of all, as per my previous sessions, I am just trying to describe you, or I am just trying to tell it to you sorry, that what do we mean by atom, what do we mean by molecules. सबसे पहले जरूरत है हम लोग इस बात को समझें, we have to know that what do we mean by atoms and molecules. एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, हम इसको कैसे समझ सकते हैं और इससे जुड़े हुए बातों को हम लोगों को समझना है. We have to get the information which is related to this chapter. So first of all, I am trying to explain you that in biology section we studied about that the fundamental unit of life. What is the fundamental unit of life? Cell is the fundamental unit of life. मतलब एक जो सजीव संरचना होती है उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वह कोशिका होती है. जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है. तो उसी प्रकार से जब हम केमिस्ट्री में आते हैं, जब हम इस चीज को समझना चाहते हैं, when we want to just make a concept in this section, chemistry section, तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आखिर अगर कोई सब्सटेंस है, if any substance is present, because आपको तो एक चीज पक्का पता होनी चाहिए, you have to know it very well, that whatever the things is present in the universe, the first property, definitely it contains any mass. अगर ब्रह्मांड में, अगर हम अपने धरती के विषय में लें तो अगर कोई भी वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, मास होगा. अब अगर कुछ ना कुछ मास होगा इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ आकृति होगी, आइदर फिक्स्ड आइदर अनफिक्स्ड, निश्चित हो या अनिश्चित हो, आकृति तो होनी है, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, आकृति तो होगी. अब वो जब आकृति होगी तो इसका मतलब उसकी बनावट किसी चीज से हुई होगी. इट इज मेड अप ऑफ समथिंग एंड समथिंग, जस्ट लाइक बायोलॉजी. तो अब वो कैसे है, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि सब्सटेंस जो है, जिस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार से सब्सटेंस जो भी बने होते हैं वह टूटते 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 टूटते, जैसे एक पत्थर है उसको हम लोगों ने क्रश कर दिया, वो मिट्टी हो गई, फिर जब उसको अंदर नीचे 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 जा रहे हैं तो जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है वह होता है जो कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को, जिसको हम एटम के नाम से जानते हैं, जिसको हम एटम के नाम से जानते हैं. तो जो बनावट होता है वह हम लोग इस तरह से समझ लें कि भाई यही एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है. अब इसके ऊपर मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर सब्सटेंस होता है. इस चीज को आपको समझ लेना है, इस चीज को आपको समझ लेना है कि सबसे नीचे एटम होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, फिर मॉलिक्यूल होता है. मतलब अर्थात क्या हुआ, व्हाट डू वी मीन, we mean that molecules are made up of atoms. Point number 1, इस चीज को याद रखना है. We have to memorize that atoms are responsible for the formation of molecules, because number of atoms will responsible for
द क्रिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल जो है फिर वो अब सब्सटेंस के निर्माण के लिए आगे बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब हम लोग इसी चीज को इसमें समझेंगे, केमिस्ट्री के टर्म में हम इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द रिलेटेड टॉपिक विथ दिस चैप्टर। तो अब भाई जब हम लोग एटम्स के बारे में जानना शुरू किए कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मॉलिक्यूल्स, in another term that atoms are only responsible for the creation of substance which is present in the universe. So अब जब एटम्स हो गए तो डेफिनेटली सबसे स्मॉलेस्ट है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, देन डेफिनेटली अब कोई भी जो सब्सटेंस होता है तो वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस दैट जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है अर्थ पे, इट इज नॉट पॉसिबल और इट इज नॉट ट्रू दैट ऑल सब्सटेंस आर इन एलिमेंट फॉर्म। सारे सब्सटेंस तो एलिमेंट फॉर्म में है नहीं। क्यों? चूंकि हम लोगों ने प्रीवियसली इस चीज को भी पढ़ा कि एलिमेंट्स अलग चीज है, कंपाउंड अलग चीज है, मिक्सचर अलग चीज है, जिसमें होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स are responsible for making compound, and compounds are or elements or compounds are also responsible for making a mixture if they are not in the fixed proportion and all. तो इस तरह से हम चीजों को पढ़ते जाते हैं। तो आखिर जब प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक्चुअली what do we mean by reactions? If 2 or more than 2 elements or compounds involves in the reaction process for the formation of new compound, that thing will be known as chemical reaction. That thing will be known as chemical reaction. उसको chemical reaction के नाम से जाना जाता है। तो जब हम chemical reaction के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोगों को 2 चीजों के बारे में पढ़ना नितांत आवश्यक है। It is quite important that we have to know about the 2 things. अब 2 things है क्या? तो पहला है law of conservation of mass, law of conservation of mass, और दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इस चीजों को, इसको जो है अब हम लोग सरल भाषा में समझते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी ऑल्सो एंड इन इंग्लिश. English, you have to study in English, so English plays important role while the discussion of science or any subject for the CBSE student, and Hindi इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी मातृभाषा है। तो sometimes it may be possible that some students are good in the grammar, so if I will explain each and everything in Hindi, they will grab it and they will translate it on by self only on the आंसर शीट। सो मैं दोनों तरह की भाषाओं का व्यवहार करूंगा आपको समझाने में। तो अब क्या है, पहला क्या हमारा आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका एक मूल चीज है, पक्का हिंदी में समझ लो, इसका एक मूल चीज है। क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक तत्व अथवा यौगिक, इट मीन्स व्हाट? इफ 2 or more than 2 elements or compound undergoes in the reaction process for the formation of new compound or new substance, the total mass of the reactants, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product, is equal to the total mass of the product. इस चीज को समझ लो। अर्थात सरल भाषा में मैं बता रहा हूं कि अब मान लो कि ए बी सी डी, ए और बी एक रिएक्शन में शामिल होते हैं। रिएक्शन के उपरांत सी और डी का निर्माण होता है। तो जो टोटल मास ए प्लस बी का होगा, जो टोटल मास A प्लस B का होगा, that will be equal to the total mass of the product. It means C plus D. अर्थात इस चीज को याद रखना, अर्थात जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहना चाहता है वो यही कहना चाहता है कि तत्व अथवा यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया अथवा प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया अथवा प्रतिक्रिया के पूर्व जो उनका टोटल मास है, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन।
It means what? They are not going to gain the mass as well as they are not going to lose the mass. अर्थात किसी भी परिस्थिति में उनके मास में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, भले ही उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, भले ही उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाए। तो इस चीज को हमको याद रखना है। इसी के लिए फिर अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच गोज इनटू द रिएक्शन प्रोसेस आफ्टर हैविंग द प्रोसेस, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. This theory is known as law, or this law is known as law of conservation of mass. Law of conservation of mass. इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बंदे यही तो वो चीज है ना, दिस इज द थिंग व्हाट वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। हम लोगों ने डिस्कस किया है ना इस चीज को। क्या किया है कि भाई अब जो कंपाउंड होता है और जो मिक्सचर्स होते हैं, तो इसमें फर्क क्या है? एक अनुपात का ही तो है, फिक्स्ड अनुपात, जो एक निश्चित अनुपात होती है, इसी का होना जो है वो कंपाउंड के लिए और मिक्सचर्स के बीच के डिफरेंस को क्रिएट करता है या डिफरेंशिएट करता है, जो भी चीजें हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, either element or either compound, will take part in the reaction, then always they will maintain themselves in the constant proportion. अब constant proportion का मतलब क्या है? Definitely you will try to ask it to me that sir kindly convince it or explain it with the help of one example. अब देखो, जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है 1 AMU मान लो, और सॉरी हाइड्रोजन का 1, और इसका क्या होता है 16 होता है ना। तो अब H2O का निर्माण हुआ, H2O का निर्माण हुआ मतलब 2 और क्या हो गया 16, मतलब क्या है 1:8, 2 1 2 2 16, 1:8। अब इसका मतलब समझ लो, अगर 9 ग्राम जल है, अगर 9 ग्राम जल है, तो ये पक्का फिक्स होगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। अब ये अगर 18 ग्राम जल है तो भी वो फिक्स रहेगा कि 2 ग्राम ये रहेगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा, पक्का। ये अगर 2 1 2 फिर 1:8 का रेशियो आ गया, 3 हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे ये 24 हो जाएगा, 3 1 3 3 8 24। मतलब कि अगर 9 ग्राम जल का है तो वो 1 + 8 में रहेगा, 18 ग्राम अगर है तो 2 + 16 में रहेगा, और 24 ग्राम है अगर है तो ये 27 ग्राम अगर है तो ये 3 और 24 में रहेगा। क्यों काटोगे तो 1:8 का रेशियो आएगा। दिस वन शोज द, और दिस वन कॉन्सेप्ट इज फॉर लॉ of constant proportion. Law of constant proportion, it means what? According to the law of constant proportion, we have to keep it in our mind that in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by the mass. डेफिनेशन याद रखना, आप लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 32 NCERT. In a chemical substance, the elements are always present in a definite proportion by their mass. This is known as law of constant proportion. This one is known as law of constant proportion. चलो भाई, अब ये भी हम लोग जान गए. We studied about that कि what do we mean by or how we can explain the law of conservation of mass as well as law of constant proportion. अब हम लोग आते हैं according to this chapter atoms and molecules कि भाई कुछ we have to know about the history of the atom and all. तो अब now I am going to explain you about the history of the atoms. अब ये चीज I feel very proud that I am an Indian. मैं भारतीय हूँ, इस चीज का मुझको गर्व है, गर्व आपको भी होना चाहिए. Because when we started or when we are going to start the discussion on the atom topic, then what thing first thing what it will come in your mind that sir, according to the book
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम फर्स्ट, है ना, कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले आई थी। डाल्टन ही वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटम की खोज की। बट इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। ये आज वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग अकॉर्डिंग टू द बुक एंड ऑल, हम चूंकि कुछ सभ्यताओं का विकास इस प्रकार से हुआ कि हम अपनी मौलिक चीजों को विश्व के समक्ष रखकर मान्यता नहीं दिलवा पाए। दैट इज कंसिडर्ड, दैट विल बी गोइंग टू कंसिडर एज अ क्राइम विच मेड बाय अस और आवर सीनियर्स। तो ये एक तरह से गलती हुई है, मिस्टेक हुआ है, अपराध हुआ है। क्यों? क्योंकि हम यह जानते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ही वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी, एटम्स के बारे में परिकल्पना की। लेकिन इस चीज को मैं मान्यता नहीं देता हूं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बुक्स रिटन बाय द इंडियन साइंटिस्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ईयर अगो, 500 BC डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट आया। डाल्टन का कॉन्सेप्ट कब आया भाई? डाल्टन का कॉन्सेप्ट कब आया? डाल्टन का कॉन्सेप्ट तो जब भी आया होगा तो जो अभी हम लोगों का चल रहा है ईस्वी, इसमें आया होगा। लेकिन ईसा के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूर्व, दैट टर्म विल बी नोन एज 500 बिफोर क्राइस्ट। 500 बिफोर क्राइस्ट हमारे एक महर्षि कनाद वॉज एन साइंटिस्ट। उन्होंने जो है पदार्थ की खोज की थी और उन्होंने ही कि पदार्थ सूक्ष्मतम कण से बना होता है इसके बारे में बताया था। तो हमको ये चीज जो है कि भाई पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, यह 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद के द्वारा हम लोगों को बता दिया गया था। फिर आगे चल के कात्यायन थे, कात्यायन थे और उन्होंने जो है परमाणु चीज की खोज की थी। परमाणु टर्म मतलब हमारे कणाद और कात्यायन के समय ही परमाणु शब्द की उत्पत्ति हो चुकी थी। कणाद और कात्यायन के ही समय परमाणु शब्द की उत्पत्ति हो चुकी थी। आज भी हम लोग तो एटम का अर्थ परमाणु ही जानते हैं ना, अणु, मॉलिक्यूल, एटम, परमाणु। तो हम लोग परमाणु को तो पकड़े हुए हैं। इफ यू विल स्टडी इन एनी स्टेट बोर्ड लाइक इन हिंदी रीजन, जहां हिंदी की भाषा है प्रधान भाषा, अगर वहां विज्ञान की कोई परीक्षा हिंदी में देता है तो वो क्या जानता है? पदार्थ जो है अणु से बना होता है और अणु का निर्माण परमाणुओं के मिलने से होता है। तो परमाणु को हमने हिंदी में तो मान्यता दे रखी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न थॉट्स हम लोगों ने उसको ये नहीं कन्विंस कर पाए कि जो परमाणु का अंग्रेजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं एटम्स, कि भाई द फाउंडर ऑफ एटम विल बी कंसिडर्ड एज ऋषि महर्षि कनाद। तो नहीं हो पाया। चलो ठीक है, तो अब हम लोग डाल्टन्स थ्योरी को ही पकड़ के चलेंगे कि डाल्टन्स थ्योरी क्या है, नहीं है, कैसे है। तो अब डाल्टन ने जो खोज की, तो डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो था वो परमाणु था। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। ये डाल्टन्स थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट था। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट उनका क्या था कि बिकॉज अब इस पहले में ही वो छिपा हुआ है कि बिकॉज द एटम्स इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, इट मीन्स व्हाट? एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स आर इंडिविजिबल मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो जो है उससे छोटा नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरा क्या था? एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये चीजें जो है डाल्टन के द्वारा दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट, राइट अ नोट ऑन डाल्टन्स थ्योरी। राइट अ नोट ऑन डाल्टन्स थ्योरी। आप इस चीज को लिख लेंगे, ठीक है, कि डाल्टन्स थ्योरी के बारे में आप लिखिए। डाल्टन्स थ्योरी के बारे में आप लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये चीजें डाल्टन ने कही थी। आगे चल के तो फेल हो गया, आगे चल के वो फेल हो गया। अभी किताब में आगे होगी तो वो देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं क्यों। एटम्स आर नॉट कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। व्हाई? बिकॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विल बी कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो भी तो इस एटम के अंदर है ना। मतलब क्या हो गया? सबसे छोटी जो संरचना हो गई वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हुई। हाँ, दिस वन इज द अनदर थिंग दैट एन एटम इज मेड अप ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब एक एटम की जो रचना होती है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से ही होती है. बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज दैट, एंड स्टिल नाउ आवर renowned scientists are trying to find out again, like, is any particle or is it possible for the for having the division of electron, neutron and proton. हम लोगों के वैज्ञानिक इस चीजों में लगे हुए हैं कि क्या इससे भी कोई छोटी संरचना हो सकती है. हम इस चीज को जानने के लिए स्विट्जरलैंड में भी प्रयोगशालाएं बनवाई गई हैं कि आखिर इससे भी छोटा जीवन का या जो कोई भी पदार्थ है उसकी उत्पत्ति के लिए इससे भी कोई छोटा कण या बिंदु रिस्पॉन्सिबल है या नहीं. तो ये पहला चीज हो गया कि भाई सबसे छोटी तो संरचना थी नहीं. उन्होंने कहा कि इंडिविजिबल है. मैंने बताया कि ये तो तीन चीजों के मिलने से बनता है. इसका मतलब इस तीनों को अलग अलग अगर कर दिया जाए तो एटम का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा. इफ वी विल क्लासिफाई इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटली, देन इट मीन्स लाइक after the separation it is not possible that we will consider them as an atom. तो ये चीजें जो थी ये डाल्टन थ्योरी की ड्रॉबैक बनी, जिसको कि आगे चल के आप और भी पढ़ेंगे कि फिर कैसे हुआ, हाउ दे विल रेक्टिफाई देयर थॉट्स एंड ऑल. तो आगे चल के वैज्ञानिकों ने उनको सुधारा. अब द नेक्स्ट थिंग, important thing, that representation of the atom. The next important thing is representation of the atom. आज हम लोग representation of the atom क्या कर रहे हैं भाई? आज हम लोग representation of the atom के लिए तो AU, AG, HG, CU, AL इस तरह से संकेतों का यूज कर ले रहे हैं. लेकिन जब डाल्टन्स ने संरचना की थी तो उसने तस्वीर, पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन, डाल्टन represented the symbols of atom in the pictorial form. For an example, like after putting this, that symbol was used for hydrogen, that symbol was used for hydrogen. That capital C, that picture, that representation is used for copper, that representation is used for copper. So again one question, that give the example of give the example of 10 elements, give the example of 10 elements, एलिमेंट्स में ऊपर में सिंगल इन्वर्टेड सिंगल कॉमा एस, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन. तो इससे जो है आप लोगों का ये चीज चलते रहेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा. लिख लिया आपने? ओके. अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे मास का, हम लोग डिस्कस करेंगे मास का. अगेन वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर, दैट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एनीथिंग, एनी सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज हैविंग डेफिनेटली अ मास. तो अगर सब्सटेंस का मास होगा इट मीन्स व्हाट, उसके मॉलिक्यूल का मास होगा, इट मीन्स व्हाट, उसके एटम का मास होगा. तो अब इस चीज को सब्सटेंस मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास और सबसे छोटा एटम के लिए एटॉमिक मास. तो हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, इस चीज को रिमेम्बराइज करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक मास, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास के लिए आपको याद रखना है कि 1961, इन 1961 जो है यूनिवर्सली एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट 1962 में पूरे विश्व के द्वारा एक साथ मान्यता पाया कि भाई हम लोग हर चीज के लिए एक फिक्स्ड मास निकालेंगे, एंड फॉर दैट वी विल यूज द टर्म AMU, एटॉमिक मास यूनिट. इस चीज को आप लोगों को याद रखना है. एंड इफ यू विल फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी देन यू विल मैसेज मी और व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर. आई विल एक्सप्लेन what I discussed previously to all of you. Now molecule जो है तो